આ પ્રોગ્રામના પ્રાયોજક છે નીલકંઠ પતંગ હોટલ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવીએ છીએ અને વાતો કરીએ છીએ। અંતર આજે એક એવા આર્ટિસ્ટ સાથે વાત કરવાની છે કે જેણે પોતાની એક સ્પેશિયલ કદાચ ઇમેજને લઈને આપણા બધાના દિલો દિમાગમાં प्रवेश કરી ગયા છે। प्रवेश राणा, प्रवेश आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से फेस से इनोसेंट दिखता है बंदा जी, उसके पास आके हर कुछ बोलने को जी करता है लोगों को कि आए यार प्रवेश अगर सामने ना, बंदा दिल का साफ लगता है फेस से, तो बता दे दिल की बात। सही में कैसे इंसान है प्रवेश राणा? देवांग जी देखिए, चेहरा कभी झूठ तो बोलता नहीं। ओके। मैं जो बाहर हूँ वही अंदर हूँ। ऐसा नहीं है कि बाहर में एक इनोसेंट सा चेहरा बनाकर अंदर से कुछ षड्यंत्र रचता हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरे शोज का सवाल है, जहाँ तक अभी तक जैसा भी मुझे लोगों ने देखा है, तो मैं वही रहना चाहता हूँ जो मैं हूँ। ओके। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुखौटा लगा के घूमता हूँ, क्योंकि उससे आप पे अननेसेसरी प्रेशर आता है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करेंगे, उससे जो कि आप हैं उतना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आता जाएगा। और हम काम करने आए हैं, प्रेशर लेने नहीं आए हैं नेसेसरी। ओके। और किसी को देने भी नहीं आया। जितना हो सके अपने फेस से या तो अपने एटीट्यूड से जितना सामने वाला रिलैक्स फील कर सके। मैं वो रिलैक्सेशन वाली बात, जो दिल की जो बातें आपके सामने लेके आते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस पर्पस से आपका अहमदाबाद विजिट है, लव लॉकअप के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहूंगा। मुझे वो ट्रेडिशनल आंसर नहीं चाहिए कि देवांग जी ये थोड़ा हटके शो है, पहली बार करने जा रहे हैं। नो, ये सब जान चुकी है हमारे व्यूअर, पूरे हिंदुस्तान के व्यूअर जान चुके हैं कि हटके वाला वर्ड प्लीज डोंट यूज इट। सही में क्या है, क्या नया लेके आ रहे हो इसमें? देखिए, नया है इसीलिए हटके है। ओके ओके, अगेन आया हटके। नया है इसीलिए चलो ठीक है, क्योंकि ये अपनी तरीके का पहला शो है। Okay. ऐसा आपने कोई शो देखा नहीं होगा। रिलेशनशिप पे बहुत सारे शोज आ रहे हैं, बट जब हम इमोशनल अत्याचार कर रहे थे तो हमने देखा कि कपल में अगर समस्याएं बढ़ती हैं, तभी एक तो यहाँ पे हमने उस समस्या को वहीं पे सॉल्व करने का सोचा है, जब दोनों में आपस में झगड़े बढ़े, ताकि किसी को चीट ना करना पड़े। अगर आपको रिलेशनशिप रखना है आप रखें, आपको नहीं रखना है तो आप उसे खत्म कर दें। ओके। उस रिलेशनशिप को लास्ट चांस अगर कपल देना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल दोनों ने सोच लिया कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमें ये रिलेशनशिप खत्म ही करना पड़ेगा, या ये शादी तोड़नी पड़ेगी, या ये एंगेजमेंट तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद एक लास्ट मौका अगर आप देना चाहें तो उसके लिए लव लॉकअप है। लव लॉकअप में एक कपल 6 दिन तक एक लॉकअप के अंदर बंद रहेगा। ओके। लॉकअप के अंदर बंद रहेगा मतलब बाहर सनलाइट भी नहीं दिखाई देगी। ओके। और 6 दिन तक आप दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हैं एक दूसरे, ताकि एक दूसरे को समझने का पूरा मौका आप 6 दिन तक देंगे। और शायद आशा ही आप यही करेंगे कि लॉकअप हो जाए, जो शायद इमोशनल अत्याचार में ब्रेकअप आता था, यहाँ लॉकअप लाए हुए। जी। अगर कंपेयर करना चाहे, मुझे मालूम है कि अगर मैं पूछना चाहूँ कि ये 5 उंगली में से कौन सी उंगली आपकी पसंदीदा है, जी, या तो कौन सी उंगली काट के फेंक देना चाहेंगे? जी। दोनों में से थोड़ा अगर जी कम पसंद हो ऐसा शो कौन सा? इमोशनल अत्याचार और लव लॉकअप से। देखिए, लव लॉकअप नया शो है। इमोशनल अत्याचार ने काफी सक्सेस दी है, मुझे काफी फेम दिया है, लोग और ज्यादा जानने लगे हैं। लव लॉकअप अभी शुरू हुआ है, तो जब लव लॉकअप खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। सवाल को लॉक करना बहुत अच्छी तरह। ये बात आती है सीधी एंकरिंग की, क्योंकि एक बात होती है कि जब स्टेज पे जाता है, सही एंकर वही होता है कि स्क्रिप्ट राइटर ने कितना भी लिख के दिया, हमारे डायरेक्टर ने कुछ भी लिख के दिया, अपने हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से जो सिचुएशन बनती है और उसी सिचुएशन को जिस हिसाब से टैकल करता है, वही शॉर्ट टाइम में अच्छा सक्सेस एंकर बनता है। कैरियर भी शुरू हुई थी एंकर के हिसाब से। प्रवेश एंकर बनना चाहते थे या एंट्री अचानक हो गई? क्या हुआ था? क्या वो नहीं, मैं की बात करूं। जी, मैं बनना चाहता था। मैंने करीब 600 लाइव इवेंट्स किए एज एन MC, एज एन एंकर। तो मैं हमेशा से एंकरिंग करना चाहता था टेलीविजन पे, और चकधूम धूम से मुझे मौका मिला और मैंने की। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली मैं एंकरिंग में आ गया। ओके। एक्सीडेंटली एंकरिंग में नहीं आए,
फैमिली के बारे में पूछना चाहूंगा, कैसे पाला पड़ता था पुलिस इंस्पेक्टर पापा से? मेरा पूरा खानदान ही पुलिस में है, अगर महिलाओं को छोड़ दें फैमिली की तो। मतलब मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी, एवरीबडी। और एक टिपिकल जैसे पुलिस वालों का परिवार होता है, डिसिप्लिन, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, स्ट्रिक्ट रिजीम होता था। आप इतने बजे उठ के सुबह पढ़िए, उसके बाद स्कूल जाइए, स्कूल से आने के बाद आप ट्यूशन जाइए, ट्यूशन से आने के बाद आप स्टेडियम जाइए, आपको अगर खेलना है तो, नहीं तो घर पे पढ़ाई कीजिए। तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजीम था जो फॉलो किया है। परिवार में माता पिता प्यार देते हैं, लेकिन इतना प्यार नहीं देते कि बच्चे बिगड़ जाएं। जितना प्यार जरूरी है उतना देते हैं, और जहां मार जरूरी है, मार भी बहुत पड़ती थी, जिसकी वजह से शायद सही डायरेक्शन में भी चले गए, अदरवाइज हो सकता है कहीं इधर उधर चले जाते। कभी मेरे फादर ने मुझे ये फ्रीडम नहीं दी कि मैं एक पुलिस वाले का बेटा होने का फायदा उठा सकूं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डर मुझे उन्हीं से लगता है, आज तक भी लगता है और आगे भी लगता रहेगा, मुझे लगता है। भले 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 यहाँ पे आप बता रहे हो कि पापा हरदम बोलते थे कि अपनी पहचान पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे के हिसाब से न दो, लेकिन प्रवेश के चेहरे से इतना मासूम भी नहीं है प्रवेश कि शायद इस्तेमाल नहीं किया हो। कई बार प्लीज मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने इस्तेमाल वहां किया है, कई बार हम लोग बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए पकड़े गए। तो मैंने, जिन्होंने पकड़ा, मैंने कहा सर आप ही के बच्चे हैं, परिवार आप ही की तरह मेरे फादर भी पुलिस में है, ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो हम लोग आगे से नहीं करेंगे, प्लीज आप जाने दें। तो वो रिक्वेस्ट मान के हम लोग छूट जाते थे। ये फिजिक्स के बाद कोई भी बंदा साफ सुथरा तो नहीं रह सकता। ऐसा क्यों, आपको क्या लग रहा है? सुनिए, वो एंगल से नहीं बता रहा हूं। जी जी जी, मैं बात कर रहा हूं जिस तरह से कॉलेज की मस्ती जी, कॉलेज की मस्ती में एक होता है कि इससे तो पहली बात तो ऐसी हाइट वाला बंदा बहुत कम मिलता है, क्योंकि जब से चाइनीज फूड का बढ़ा है तो लोग छोटे छोटे बच्चे ही पैदा होते हैं। चाइनीज फूड प्रेग्नेंट लेडीज ज्यादा खाती है, तो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। और ऐसी हाइट वाला बंदा जब भी कॉलेज में जाता है तो अपने आप वो लीडर एस्टेब्लिश हो ही जाता है। अब लीडर तो मैं नहीं था, लेकिन हाँ नोन था। नोन गलत कामों की वजह से नहीं था, क्योंकि मैं बास्केटबॉल मैंने नेशनल लेवल तक खेला है, तो मैं स्पोर्ट्स में था। मेरा रूम पार्टनर हॉस्टल में कॉलेज प्रेसिडेंट था, तो पॉलिटिकली काफ़ी इन्वॉल्व था कॉलेज में। और जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो मैं इकोनॉमिक्स, मैंने बीए विद इकोनॉमिक्स किया आपने। तो मैं इकोनॉमिक सोसाइटी जो थी हमारी, उसमें काफ़ी एक्टिव था। तो हाँ, लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते थे। प्रवेश जी, आप बहुत सारी बातें करेंगे, कॉलेज वाले डेज के कुछ फ्लैशबैक में जाएंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। दर्शक મિત્રો, બ્રેક પછી મળીશું અને ખૂબ જ અંતરંગ વાતો અને ક્યાંક જેટલા શાંત પણ એટલા જ ખુલ્લા દિલના પ્રવેશ રાણા સાથેની વાતો એક નાનકડા બ્રેક બાદ। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। પ્રવેશ રાણા આપણી સાથે છે અને બિલકુલ પ્રવેશી ગયો છે આ કાર્યક્રમ એક રસપ્રદ તબક્કામાં। प्रवेश जी, आपने बताया कि बीए विथ इकोनॉमिक्स जी कर रहे हो एक्टिंग जी। एक्चुअली मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बड़ा चाव था। मेरठ से आता हूँ, छोटा शहर है, तो आपको जब आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको मेट्रो सिटीज में जाने का बहुत शौक होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफी चर्चे सुनते थे, हमारे टीचर्स कहते थे कि कुछ पढ़ लो ठीक से, आपका एडमिशन डीयू में हो जाएगा, और वो रीजन था जो मुझे दिल्ली लाया। पढ़ाई करने के बाद मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमए करने के लिए अप्लाई किया, बट हुआ नहीं। तो उसके बाद मैंने कहा यार अब कुछ करा जाए। पापा कहने लगे थे कि ऐसा है, अब तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन नहीं हुआ तो तुम यहाँ आके एडमिशन ले लो। तो वो डर सताने लगा कि अब वापस मेरठ जाना पड़ेगा। और एक बार आप बड़े शहर में रह लेते हैं तो आपको लाइफस्टाइल वैसा बन जाता है, लाइफ थोड़ी स्पीड में चलने लगती है। तो मैंने फटाक से आईबीएम में एक मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली, लकीली क्वालिटी सुपरवाइजर की जॉब मिली, फर्स्ट जॉब थी मेरी, और उसकी वजह से मैं अटक गया दिल्ली में। मैंने उसके बाद सीधा आया चीता भी पीता है। ये क्या, ये जो मुझे जानना है, क्योंकि वो एड बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उसके दो रीजन है, आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए मैं आपका भी नाम भी दूंगा, और साथ में उसका जो स्लोगन था चीता भी पीता है। अब क्या क्या ये जब एड बनता था उस वक्त क्या कुछ ऐसा हादसा हुआ? क्योंकि अगेन वो एक लॉन्चिंग जैसा ही था आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान में
ये चेहरा बिल्कुल फेमस हो गया था, चीता भी पीता है, वो एड के बारे में थोड़ी बात बताइए। कमर्शियल का ऑडिशन था, तो मैं सेव द टाइगर कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, किसी पर्टिकुलर ब्रांड से एसोसिएटेड नहीं हूँ क्योंकि एक अलग भी कैंपेन चल रहा है। उसकी पंच लाइन जब मैंने ऑडिशन में सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। Okay. चीता भी पीता है, और मैंने अपने तरीके से बोली और उसमें मैं सिलेक्ट हो गया एंड इवेंचुअली वो एड बहुत फेमस हुआ, कमाल की पब्लिसिटी हुई उस एड की आज भी, क्योंकि अरे तू तो चीता है और तू भी पीता है, ऐसे आज भी उसके रिलेटेड बहुत सारे जोक्स भी निकल गए थे उसको घुमा फिरा के। ओके प्रवेश जी, बात करेंगे लव लॉकअप और इमोशनल अत्याचार। प्रवेश, लॉकअप में किसके साथ जाऊंगा? नहीं, मैं तो ऑनेस्टली कोशिश यही करूंगा कि लॉकअप में जाने की नौबत ना आए। लॉकअप को देखकर अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की कोशिश लोग करें, इसीलिए ये शो बना है, ताकि जो लोग ऑन कैमरा आकर अपनी रिलेशनशिप्स को एक्सपोज नहीं करना चाहते, वो ऑफ कैमरा ही दूसरों के रिलेशनशिप को देखकर सीखें और अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करें। दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस। इमोशनल अत्याचार आई थिंक यूथ में बहुत पॉपुलर है जी। लेकिन फिर भी क्रिटिक्स और खास करके हमारे कल्चर को जो अपना एक मानते हैं कि हम ही इस कल्चर के धरोहर है, हम ही इस कल्चर को बचा पाएंगे, ऐसी बातें करने वालों ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया इमोशनल अत्याचार को। किसी की पर्सनल लाइफ को कोई अधिकार नहीं है आपको खुलेआम सरेआम टीवी पे दिखाना। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से आप कोई गुनाह कर रहे हो? देखिए, पहली बात, बेडरूम की बातें पब्लिकली एक्सपोज करना, आई थिंक कहीं एथिकली प्रवेश खुद कन्विंस होता है इससे? मैं आपको समझाता हूं। जहां तक इंडियन कल्चर का सवाल है तो वो बहुत तेजी से बदल रहा है। हम लोग अगर पिछली जनरेशन से अपने आप को कंपेयर करें और उस जनरेशन को उससे पहली जनरेशन से कंपेयर करें तो हमारा और पिछली जनरेशन का गैप बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो इंडियन कल्चर के बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा परसेप्टिव हो जाएगा। परसेप्शन वाइज हर किसी के लिए इंडियन कल्चर के मायने अलग है। इमोशनल अत्याचार वही दिखाता है जो सोसाइटी में हो रहा है, और अगर कोई चीज गलत सोसाइटी में हो रही है तो उससे मुंह फेर लेने से कल्चर नहीं चलता रहेगा। उसको फेस करके उसका सोल्यूशन ढूंढने की वजह से कल्चर बच पाएगा। अगर होमोसेक्सुअलिटी आज हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो अगर हम उससे मुंह फेर लेंगे तो वो हिस्सा खत्म नहीं हो जाएगा। अगर किसी को हम टेलीविजन पर अपनी गर्लफ्रेंड पर या बॉयफ्रेंड पर चीट करते हुए दिखा रहे हैं तो वो हो रहा है, इसीलिए हम दिखा रहे हैं। और वो रियलिटी शो है जिसमें लोग हमारे पास आते हैं कि आप मेरे बॉयफ्रेंड पर, मेरी गर्लफ्रेंड पर ये लॉयल्टी टेस्ट कीजिए। हम किसी के पास नहीं जाते हैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने। नाउ द वर्ड इज रियलिटी शो। अगेन ये एक ऐसा वर्ड हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बहुत सारे विरोध भी हुए। सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत सारे शो ऐसे हैं जिसको रियलिटी शो के नाम से लोगों के सामने रख दिया जाता है, सही में रियलिटी होती है? चलो आप अपना जो खुद का संतान है उसको तो आप बोलेंगे नहीं कि वो है ही, मानेंगे, लेकिन क्या ये भी मानने को तैयार है कि यहाँ पे रियलिटी शो के नाम के बैनर से व्यूअर्स के साथ कहीं ना कहीं चीटिंग होता है, उनकी इमोशन के साथ कहीं खेला जाता है? डू यू फील दैट? देखिए, मैं दो सबसे बड़े बिकॉज मैं स्पष्ट मुझे आंसर चाहिए। क्यों? बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि आप खुद इन्वॉल्व भी है, आप एक अच्छे व्यूअर भी है। किस तरह से देखेंगी बाकी सब रियलिटी शोज को? कहीं ना कहीं होता है क्या ऐसा? मैं बिग बॉस का हिस्सा रहा हूं और इमोशनल अत्याचार को होस्ट कर रहा हूं। ये दो सबसे टॉक्ड अबाउट रियलिटी शोज हैं हिंदुस्तान में। इन दोनों को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है दो शोज। बाकी शोज का जहां तक सवाल है तो कुछ शोज ऐसे हैं जिन्हें देखकर मैं भी अचरज में पड़ जाता हूं, जिन्हें देखकर ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये रियलिटी शो है, क्योंकि हम बनाते हैं तो हमें पता है कि क्या रियल है और क्या नहीं। तो कुछ शोज ऐसे जरूर हैं टेलीविजन पर जहां पर रियलिटी के नाम पर फिक्शन बेचा जा रहा है। प्रवेश की भाषा बहुत ही मीठी है, अगर गुस्से भी होता है, गाली भी देता है तो भी लगता है कि यार सुने यार और दो दे दे यार, चल मजा आएगा। ये तो बस उत्तर प्रदेश
की जो भाषा है, हमारी हिंदी भाषा जिस तरीके से वहां पर बोली जाती है वही है, अलग से ट्यूशन नहीं ली मैंने। ओके, जो कंटिन्यू हेरिडिटी में आई होगी और आजू बाजू का माहौल जो भी है उस हिसाब से हुआ है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे फादर जो कि पुलिस में है, उनका ट्रांसफर थ्रू आउट यूपी हुआ है, और यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है जहां पर वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में जमीन आसमान का फर्क है। तो मुझे बहुत सारी भाषाओं को जानने का मौका मिला है, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ की हिंदी हो, चाहे वो रीजनल डायलेक्ट हो जिसमें हरियाणा भी आ जाता है, उधर से बिहार भी आ जाता है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे अलग अलग डिक्शन, अलग अलग लैंग्वेज जानने का, सीखने का मौका मिला है, बिकॉज मैं कई जगह रहा हूँ अपने फादर की वजह से। प्रवेश, जिस तरह से बिग स्क्रीन के लोग भी अभी स्मॉल स्क्रीन में आने लगे टेलीविजन में, लगता है कि वो एंकर्स के लिए, अरे यार उनको जो मिलता है वहां पे बहुत सारी 8-10 मिंडियों वाली फिगर मिलती है, क्यों छोड़ के धंधे पे लात मारने आ रहे हैं ये लोग। कभी लगता है, मैं सीधी बात करता हूं, एंकरिंग, ये एंकरिंग वाला जो फील्ड है उसमें बिग स्क्रीन के स्टार्स, वेल नोन स्टार्स वो अभी आने लगे हैं, क्या कंपटीशन बढ़ती है? क्योंकि आप अभी उस मकाम पे पहुंच गए हो जहां पे स्टैंडर्ड मेंटेन करना इट्स मस्ट। सेकंड थिंग, ऐसी कंपटीशन का सामना जो अभी ये लेवल तक करते थे, अभी यहां तक आपको करना है। क्या लगता है कि बिग स्टार्स जो आते हैं पड़ेगा? देखिए, जो बॉलीवुड स्टार्स टेलीविजन शोज होस्ट कर रहे हैं, उन शोज का कैनवस बहुत बड़ा है, और उनका कैनवस इसीलिए बड़ा किया गया है क्योंकि उसमें एक बॉलीवुड स्टार है एज अ होस्ट। तो अगर कोई टेलीविजन से गया हुआ व्यक्ति उन शोज को होस्ट करेगा तो उनका कैनवस इतना बड़ा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि शोज बनने के बाद बॉलीवुड से कोई होस्ट को लाया गया है, पहले बॉलीवुड से होस्ट आया है और फिर शो बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंपटीशन है, क्योंकि वो शोज ही उनके हिसाब से बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो शो पहले बनाए गए और उसमें टेलीविजन से किसी एक को हटा के इसकी जगह ले लिया। ओके, मतलब जो उनके हिसाब से बना है उसमें उनको आना शोज है जो बॉलीवुड स्टार्स होस्ट करते हैं। प्रवेश, अगेन एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक। दर्शक मित्रों, नानकड़ा विराम बाद फरीवार મળીશું। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपનું अतिथिમાં। प्रवेश, आपने बताया कि एंकर कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े स्क्रीन वाले आते हैं, उनके हिसाब से डिजाइन किया गया शो है, तो बट ऑब्वियस उनको ही होना चाहिए। वापस आता हूं, सामने बैठा हूं इसलिए नहीं, लेकिन बहुत तारीफ है आपके सामने भी आपकी एंकरिंग की होती है। क्रिटिक्स भी लिखते हैं कि यस, प्रवेश के नाम से इस रूप में एक अच्छा सा एंकर इंडस्ट्री को मिला हुआ है। किसको आइडल मानते हैं? किससे प्रेरित हुए थे? किसी को देखा था कि अपना खुद का यू मेड योर ओन स्टाइल? मैं शुरुआत से ही, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस शो का हिस्सा था जिसमें वो थे बच्चन साहब। मुझे नहीं लगता कि कोई उनको टच भी कर पाएगा आने वाले समय में। अगर मैं 10% भी जो वो करते हैं उसका कर लूं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। बच्चन साहब। प्रवेश, एक स्टेज आता है लाइफ में, सक्सेस, आदमी स्ट्रगल करता है, हर एक इंसान की एक ड्रीम होता है, एक गोल होता है कि मैं पॉपुलर बनूं। आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म सही टाइम पे एक सही उम्र में आपको मिल गया, सपोर्ट मिला, व्यूअर का प्यार मिला और एक लेवल तक पहुंच गए। एक ये लेवल से अभी आदमी नेक्स्ट लेवल सोचता है। प्रवेश का नेक्स्ट गोल क्या है? सबसे पहला मेरा गोल यही है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छे से करूं, अच्छे से मतलब 110% देकर करूं, ताकि हर शो के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब ये नया क्या कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करना, उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेवल, होस्ट, एज अ होस्ट मैं बहुत खुश हूं। गॉड इज बीन काइंड कि मुझे अच्छे शोज मिल रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग देखना पसंद करते हैं। एक्टिंग की तरफ भी मैं अपना रुख है वो कर रहा हूँ। लेट्स सी, बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा। फिल्म इंडस्ट्रीज में 2-3 सरनेम से लोग मेरे हिसाब से अभी बोर हो चुके हैं जी। कहीं वो एक नई सरनेम, नया नाम भी चाहते हैं। कभी कोशिश किया है? लाइजनिंग हैज बीन स्टार्टेड और नॉट? हाँ, मेरी कोशिश जारी है। एक्चुअली फिल्म, पहली फिल्म जो है आपकी, वो आपका करियर बनाती और बिगाड़ती है अगर आप किसी फैमिली बैकग्राउंड जो है आपका वो फिल्मी नहीं है। तो
अगर आप किसी बॉलीवुड फैमिली से नहीं आते हैं तो आपकी पहली फिल्म ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो बहुत ही सोच समझ के कदम लेना पड़ेगा और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्द कुछ अच्छा आपको दिखाऊंगा मैं सभी लोगों को। और क्योंकि यार ये फिल्म में आके कैसा करेगा देखते हैं। वो जो सवाल है उसका वजन बहुत भारी होता है और उस वजन को उठाने के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार करना पड़ता है। एक पूरी टीम फिल्म में होती है। आप एज एन एंकर तो अकेले बैठे हैं, लेकिन फिल्म में तो बहुत सारी पूरी की पूरी यूनिट का एक एफर्ट एक साथ उसको देना है, तभी पिक्चर हिट होती है। ओके प्रवेश, इमोशनल अत्याचार अगेन ज्यादातर कहीं हैप्पी एंडिंग नहीं होता है उस शो में, जो भी एपिसोड आता है। लेकिन क्योंकि मैं भी 15 साल से इस फील्ड में हूं, शोज खत्म होने के बाद, शूट खत्म होने के बाद कभी फनी इंसिडेंट भी बनते होंगे। ऐसा कोई इमोशनल अत्याचार का एक फनी इंसिडेंट, क्योंकि लोगों को रोते धोते तो देखा है, लेकिन क्रू मेंबर्स जो है कहीं ना कहीं ऐसी मजाक होती रहती होगी। नहीं, एक दो फनी इंसिडेंट्स हुए हैं। मतलब एक्चुअली एक बार अभी रिसेंटली हुआ कि बीच पर एक लड़का अंडरकवर एजेंट के साथ चीट करते हुए पकड़ा गया। तो जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड आई तो बीच पे घोड़े भी होते हैं घुड़सवारी के लिए, जो किराए पर लोग लेते हैं और घुड़सवारी करते हैं। तो ऐसे घोड़ा था फ्रेम में मैंने देखा और ऐसे ही लड़का बैठा था और जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड उसे सामने दिखाई दी तो उसने भागना शुरू कर दिया। उसी समय घोड़े ने भागना शुरू कर दिया और वो घोड़े से भी तेज भाग रहा था। तो बिल्कुल फुल हॉर्स पावर के साथ एकदम, मतलब भाग रहा था। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि घोड़े से भी तेज कैसे भाग रहा है। घोड़ा भी फुल स्पीड में भाग रहा था और वो इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं, ये उनमें से एक था। प्रवेश, डिप्रेस कब होता है? मैं डिप्रेस होता हूं जब कोई बहुत ही इंटेंस स्टोरी होती है। मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ था जब एक लड़की थी जयपुर की, उसके माँ बाप नहीं हैं इस दुनिया में, रिलेटिव्स भी कुछ खास सपोर्ट नहीं करते हैं। उसकी पूरी दुनिया उसके बॉयफ्रेंड के आसपास घूमती थी और 2 दिन भी नहीं लगे उसके बॉयफ्रेंड को उस पर चीट करने में। तो वहाँ दुख पहुँचता है, क्योंकि आपको अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ये रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी वैल्यू रखते हैं अपनी गर्लफ्रेंड की, अपने बॉयफ्रेंड की ज़िंदगी में। हो सकता है वो आपके लिए इतनी वैल्यू ना रखता, लेकिन आप उसके लिए कितनी वैल्यू रखते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। प्रवेश, ये एग्रेशन जो होता है उस वक्त जब किसी का ब्रेकअप होना है, लॉयल्टी टेस्ट करवाता है, जब लगता है कि यस दिस अ फाइनल, जो मुझे शक था अभी यकीन में बदल चुका है। आपके क्रू मेंबर्स ने जो भी उनको विजुअल्स दिखाते हो उससे शायद उस एग्रेशन का सामना में भी कभी आपको भी होना पड़ा होगा। एक एंकर के हिसाब से आप आए हो, मैं सीधा नहीं बोलता हूं कि वही कैरेक्टर जो आपके सामने है वो, लेकिन उसके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स में भी कहीं इन्फ्लुएंस आते होंगे। ऐसे भी कभी नहीं, ऐसा हुआ है कि शूट होने के बाद जब प्रोमो स्टार्ट हुए उस एपिसोड के, तो कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बट वो काम का हिस्सा है। थ्रेटन कॉल्स, हाँ वो आते हैं, बट वो काम का हिस्सा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डर गया वो मर गया। ओके, चीता है इसीलिए पीता है। ओके प्रवेश, क्या कहना चाहेंगे खास करके ड्रीम गर्ल के बारे में? क्योंकि बहुत लोग लाइन में तो होंगे। नहीं, लाइन कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कोई लाइन लगी हो। बट मैं ये चीज अपने माँ बाप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं इस तरफ ये प्रोग्राम दिल्ली नहीं जाने वाला है। नहीं, कहीं भी जाए। ऑनेस्टली ये मैंने हर जगह यही बोला है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये अधिकार उनका है। जहां वो कहेंगे मैं उस दिन जाके बैठ जाऊंगा। और जैसे इतने भोले भी नहीं लगते, इतना भोला नहीं हूं, इतने भोले भी नहीं हो। समझता हूँ कि ये उनका अधिकार है जो मैं उनसे नहीं ले सकता। इट्स नॉट माई राइट। ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जो है अपना लाइफ पार्टनर चूज करूं खुद अपनी मर्जी से। जो वो चूज करे उसको मैं पसंद करूं तो मेरे ख्याल से वही बेस्ट होगा। यू हैव वेरी बोल्ड थॉट्स। आपने बताया कि जैसे कि जो सोसाइटी में है वो दिखाना चाहिए, एक आर्टिस्ट के हिसाब से भी आप उसको धर्म या अपना फर्ज मानते हो, और कहीं आपको लगता है कि ये एथिकल भी है। आप क्या मानते हो कि लिव इन रिलेशनशिप, ये फंडा धीरे धीरे कहीं लीगलाइज भी होने जा रहा है? आर यू एग्रीड, कन्विंस्ड है कि आप? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से उसमें कोई समस्या नहीं है, अगर दोनों लोगों की इंटेंशन साफ हो।
अगर एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड शादी करने से पहले साथ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करना, साथ में रह के प्यार करना, ये दो अलग चीजें हैं। 24 आवर्स में से अगर आप 18 घंटे एक दूसरे के साथ हैं, तो क्या आप एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि आप 18 घंटे एक ही शक्ल देख पाए? हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो एक साथ रह के पता लगे, बेडरूम मैनर्स, ये सब, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को चिड़न हो। क्या आप उसको इंप्रूव करते हैं? क्या आप कोऑपरेट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक रिलेशनशिप में? ये सब जानने के लिए, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। लिव इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ठीक है, ओके, अगर इंटेंशन सही है तो। ओके ओके। प्रवेश ने अब तक कभी झूठ बोला हो, लेकिन आज तक किसी को बोला नहीं है कि मैंने ये बोला था, ये कर दिया था, ऐसा कोई आज मैं जानना चाहूंगा। ऐसा झूठ किसी के फायदे के लिए, अपने को बचाने के लिए? ऐसा झूठ मैंने कहा? हाँ, मुझे याद है, मैंने बोला, मुझे याद है कि मैं दिल्ली से जम्मू जा रहा था वैष्णो देवी दर्शन के लिए, और मुझे टिकट नहीं मिली। ओके। तो मैंने जनरल की टिकट ली और रिजर्वेशन में घुस गया। तो टीटी साहब आए, बोले आप बाहर निकलो। मैंने कहा अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा मैं डेली टीवी पे न्यूज़ पढ़ता हूँ सर, आप कैसे नहीं पहचान रहे मुझे? मुझे बड़ी मुसीबत हो गई, टिकट नहीं मिल पाई, लास्ट मोमेंट जाना था, तो प्लीज। उन्होंने तुरंत जो है कंफर्म करके दे दिया, अपनी सीट मुझे दे दी। तो न्यूज का जो आपने मतलब कहीं हवाला दे दिया, ये भी न्यूज चैनल पे ही आपका शो जा रहा है। मैं बिल्कुल ब्लंट थॉट चाहता हूं, क्या कहना चाहेंगे न्यूज चैनल के बारे में? मैं अपने लिए, हमारी जो जमात है उसके लिए भी कुछ कमेंट सुनना चाहता हूं। ये लास्ट सवाल है, सिर्फ 2-4 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस में आपका जवाब दे दीजिए। न्यूज चैनल, देखिए न्यूज चैनल मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में हम अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है न्यूज और एंटरटेनिंग न्यूज के बीच में। आजकल न्यूज को बाइफिकेट करने की जरूरत है। आप एक टैबलॉइड के तौर पर अपना न्यूज चैनल चलाना चाहते हैं या एक सीरियस न्यूज चैनल चलाना चाहते हैं? क्योंकि फिक्शन, खबर का फिक्शन बनाना एक अलग तरीका है और खबर को खबर की तरह दिखाना एक अलग तरीका है। कुछ चैनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ चैनल्स प्रेशर की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस है एक न्यूज चैनल चलाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ फिक्शन को न्यूज में मिक्स कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. દર્શક મિત્રો, આથી વાત પ્રવેશ રાણા સાથેની. આશા રાખીએ કે આટલો સારો એન્કર, આટલો સારો આર્ટિસ્ટ આવનારા દિવસોમાં પણ ખૂબ જ પ્રગતિ કરીને જે ડ્રીમ છે, કદાચ ક્યાંક વાત અડધેથી છોડી દીધી કે આવનારા દિવસોમાં ડેફિનેટલી આપણને જોવા મળશે એક નવા રૂપરંગ સાથે મોટા સ્ક્રીનમાં. वी विश कि जल्दी वो दिन हमें देखने मिले और बड़ी स्क्रीन में हम आपको देखें. फरी મળીશું नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ અ લોટ.